किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, अरे बाप रे कितना भारी शब्द है ना। लगता है जैसे कोई बहुत ही बड़ी, बहुत कॉम्प्लेक्स मशीन हो। लेकिन सोचिए क्या हो अगर हम इस मशीन को परत दर परत खोलें और इसके एक एक पुर्जे को समझने की कोशिश करें। खैर, आज हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। हम राष्ट्रीय आय की इस बड़ी सी पहेली को सुलझाएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक पूरा का पूरा देश पैसा कमाता कैसे है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, एक पूरा देश पैसा कैसे कमाता है। देखिए, किसी एक इंसान की इनकम या किसी कंपनी का प्रॉफिट समझना तो फिर भी आसान है, पर जब हम पूरे देश की बात करते हैं तो इतना सारा पैसा आता कहां से है। बस यही वो सवाल है जो हमारी आज की पूरी चर्चा का सेंटर पॉइंट रहेगा। तो इस बड़ी पहेली को सुलझाने के लिए ये रहा हमारा रोड मैप। हम बिल्कुल बेसिक चीजों से शुरू करेंगे, एकदम जीरो से। फिर धीरे धीरे इसमें सरकार को जोड़ेंगे, फिर पूरी दुनिया को, और देखेंगे कि ये पूरी तस्वीर कैसे बनती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल जीरो से। एक बात सोचिए, दुनिया में कोई भी चीज बनाने के लिए, चाहे एक कप चाय बनानी हो या एक हवाई जहाज, कुछ चीजों की जरूरत तो पड़ती ही है ना। बस इकोनॉमिक्स की भाषा में इन्हीं चीजों को कहते हैं उत्पादन के कारक या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और ये होते हैं कुल 4। पहला, उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप, यानी वो आइडिया और रिस्क लेने की हिम्मत जिससे प्रॉफिट बनता है। दूसरा है भूमि यानी लैंड। इसमें सिर्फ जमीन नहीं, सारे नेचुरल रिसोर्स आ जाते हैं। इसके बदले में मिलता है किराया। तीसरा है श्रम यानी लेबर, लोगों की मेहनत, उनका स्किल, जिसके बदले मिलती है मजदूरी या सैलरी। और चौथा और आखिरी है पूंजी यानी कैपिटल, मशीनें, टूल्स, पैसा, जिस पर मिलता है ब्याज। तो अब सबसे जरूरी बात, ध्यान से सुनिएगा। जब इन चारों चीजों को इनके काम का इनाम मिलता है, यानी प्रॉफिट, किराया, मजदूरी और ब्याज, तो जब हम इन सबको जोड़ देते हैं ना, बस वही बन जाती है देश की राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। सारा खेल यहीं से शुरू होता है। अच्छा, तो अब जब हमें ये 4 बेसिक चीजें पता चल गई हैं, तो चलिए एक बिल्कुल ही सिंपल, एक बेसिक सी इकोनॉमी का मॉडल बनाते हैं। मान लीजिए इस इकोनॉमी में सिर्फ 2 ही लोग हैं या 2 ही ग्रुप हैं। इसे समझना बहुत जरूरी है क्योंकि आगे की पूरी कहानी इसी नींव पर टिकी। तो एक तरफ है परिवार, मतलब हाउस होल्ड्स, यानी कि हम सब लोग, हम ही तो हैं जो मेहनत करते हैं, जिनके पास जमीन है। और दूसरी तरफ हैं फर्म्स, यानी फर्म्स या कंपनियां। ये कंपनियां क्या करती हैं? ये हमारी ही मेहनत, हमारी ही जमीन का इस्तेमाल करके सामान और सर्विसेज बनाती हैं। और मजे की बात यह है कि हम ही लोग उनके कस्टमर भी होते हैं। अब देखिए कि इन दोनों के बीच लेन देन कैसे चलता है। जो परिवार हैं वो अपनी मेहनत, अपनी जमीन, ये सब फर्मों को देते हैं, और बदले में फर्में क्या देती हैं? वो हमें बना बनाया सामान देती हैं, सर्विसेज देती हैं। तो ये चीजों का एक असली लेन देन हो रहा है। इसीलिए इसे कहते हैं रियल फ्लो। ध्यान दीजिए, इसमें अभी तक कहीं भी पैसा नहीं आया है, सिर्फ चीजें और सेवाएं इधर से उधर हो रही हैं। लेकिन असली दुनिया तो पैसे से चलती है ना? तो अब सीन में आता है पैसा। फर्में जो हैं वो हमारी मेहनत और जमीन के बदले हमें क्या देती हैं? सैलरी, किराया। तो ये पैसा आया हम लोगों के पास। फिर हम क्या करते हैं? हम यही पैसा लेकर मार्केट जाते हैं और फर्मों का बनाया हुआ सामान खरीद लेते हैं। तो पैसा घूमकर वापस फर्मों के पास पहुंच गया। इसी को कहते हैं मॉनेटरी फ्लो या मौद्रिक प्रवाह। देखा कैसे पैसे का एक पूरा सर्कल, एक पूरा चक्कर बन गया। ये लगातार घूमता रहता है। तो ये जो 2 सेक्टर वाला मॉडल था, ये समझने के लिए तो ठीक है, पर असल दुनिया इससे थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड है। तो चलिए अब इस खेल में एक तीसरे और बहुत ही पावरफुल प्लेयर को लेकर आते हैं, और वो है सरकार। अब सरकार क्या करती है? सरकार परिवारों से भी और फर्मों से भी, दोनों से टैक्स लेती है। इस पैसे का क्या होता है? बदले में सरकार हमें सड़कें, स्कूल, अस्पताल, ये सारी सुविधाएं देती है, और कंपनियों को भी बिजनेस करने के लिए अच्छा माहौल देती है। सिर्फ इतना ही नहीं, सरकार खुद भी लोगों को नौकरियां देती है, सैलरी देती है, और कंपनियों को सब्सिडी भी देती है। तो अब सरकार भी पैसे के इस गोल गोल चक्कर का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन गई है। अच्छा, अभी तक हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो एक बंद डिब्बे की तरह है, उसका बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं। पर आज की दुनिया तो ऐसी है नहीं, सब कुछ ग्लोबल है। तो चलिए अब इस डिब्बे के दरवाजे और खिड़कियां खोलते हैं और इसे बाकी दुनिया से जोड़ते हैं। और जैसे ही हम दुनिया से जुड़ते हैं, एक चौथा प्लेयर आ जाता है, विदेशी क्षेत्र या फॉरेन सेक्टर।
अब इसमें दो ही चीजें होती हैं। जब हम अपना सामान बनाकर दूसरे देशों को बेचते हैं तो उसे कहते हैं निर्यात यानी एक्सपोर्ट्स। इससे क्या होता है, बाहर का पैसा हमारे देश में आता है। और जब हम दूसरे देशों से बना बनाया सामान खरीदते हैं तो वो कहलाता है आयात यानी इंपोर्ट्स। इसमें हमारा पैसा देश से बाहर जाता है। तो अब हमारे पास चारों खिलाड़ी मैदान में हैं: परिवार, फर्में, सरकार और विदेशी क्षेत्र। और जब हम इन चारों को एक साथ जोड़ देते हैं तो हमारे सामने आता है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का वो मास्टर फॉर्मूला। चलिए फटाफट इसको भी समझ लेते हैं। Y का मतलब है देश की टोटल इनकम यानी जीडीपी। C है कंजम्पशन, मतलब हम लोगों का, परिवारों का कुल खर्च। I है इन्वेस्टमेंट यानी कंपनियों का खर्चा, नई मशीनों, नई फैक्ट्री पर। G है गवर्नमेंट स्पेंडिंग यानी सरकार का कुल खर्चा। और आखिर में X-M, ये है नेट एक्सपोर्ट्स यानी हमारे एक्सपोर्ट्स में से हमारे इंपोर्ट्स को घटाने के बाद जो बचा वो। पैसे के इस पूरे गोल गोल बहाव को समझने का एक और बहुत ही मजेदार तरीका है। सोचिए, ये जो हमारी पूरी इकोनॉमी है, ये पानी के पाइपलाइन की तरह है जिसमें पैसा लगातार बह रहा है। अब जाहिर सी बात है, इस पाइपलाइन में कहीं कहीं से पानी बाहर भी टपकेगा और कहीं से इसमें नया पानी डाला भी जाएगा। इकोनॉमिक्स में जो पैसा इस बहाव से बाहर निकल जाता है उसे हम कहते हैं लीकेज यानी रिसाव, और जो पैसा बाहर से इस बहाव में आके जुड़ जाता है उसे कहते हैं इंजेक्शन यानी अंतःक्षेपण। तो लीकेज क्या है? सोचिए, जब हम अपनी कमाई का कुछ हिस्सा खर्च ना करके बैंक में सेव कर लेते हैं तो वो पैसा उस बहाव से बाहर हो गया ना, ये एक लीकेज है। बिल्कुल इसी तरह जो टैक्स हम सरकार को देते हैं या जो पैसा हम विदेशी सामान खरीदने पर खर्च करते हैं, वो भी सिस्टम से पैसा बाहर निकाल देता है। तो फिर ये इंजेक्शन क्या हुए? जब कंपनियां हमारे ही बचाए हुए पैसे को बैंक से लोन लेकर नई फैक्ट्री लगाती हैं तो ये इन्वेस्टमेंट एक इंजेक्शन है। जब सरकार हमारे टैक्स के पैसे से सड़कें बनाती है या जब विदेशी लोग हमारा सामान खरीदने के लिए हमें पेमेंट करते हैं, ये सब इंजेक्शंस हैं। ये पैसा वापस सिस्टम में डाल देते हैं। और किसी भी हेल्दी इकोनॉमी के लिए इन लीकेज और इंजेक्शन में एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो हो गई सब थ्योरी और मॉडल की बातें, लेकिन कभी सोचा है कि हमारे देश में, भारत में, इस नेशनल इनकम को गिनने की शुरुआत आखिर हुई कैसे? इसकी भी अपनी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। इसकी सबसे पहली कोशिश जो रिकॉर्ड में है वो की थी दादा भाई नौरोजी ने 1868 में। इसके बाद पहली बार एक साइंटिफिक तरीके से इसे कैलकुलेट किया डॉक्टर VKRV राव ने 1931 के आसपास। और फिर जब देश आज़ाद हुआ तो उसके ठीक बाद 1949 में PC महालनोबिस की चेयरमैनशिप में भारत की पहली ऑफिशियल नेशनल इनकम कमेटी बनाई गई। दादा भाई नौरोजी का काम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि उन्होंने ही अपनी फेमस किताब पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दी थी। उन्होंने ही पहली बार आंकड़ों के साथ दुनिया को बताया था कि कैसे अंग्रेजों के राज में भारत का पैसा और संसाधन लगातार देश से बाहर इंग्लैंड भेजा जा रहा था। देश की इनकम को गिनने की जरूरत को समझने के लिए ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तो ये हमने देखा कि कैसे हमने एक बिल्कुल सिंपल दो लोगों के लेन देन से बात शुरू की थी और उसमें धीरे धीरे सरकार को और फिर पूरी दुनिया को जोड़कर एक ऐसा मॉडल तैयार कर लिया जो हमें दिखाता है कि असल में आज के ज़माने में किसी भी देश की इकोनॉमी काम कैसे करती है। तो ये तो हमने समझ लिया कि देश की कुल कमाई यानी इकोनॉमी का साइज कैसे नापते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अब भी बाकी है। सवाल ये कि क्या किसी इकोनॉमी का साइज में बड़ा होना ही उसके हेल्दी होने की गारंटी है? ये सवाल हमें एक और भी गहरी पड़ताल की ओर ले जाता है, लेकिन वो कहानी फिर कभी।